नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। अहमदाबाद में आज हार्दिक पटेल ने बड़ी रैली करके सरकार को सीधी चुनौती दी है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि आरक्षण भीख नहीं है बल्कि उनका हक है। गुजरात में 20% पटेल हैं और उनकी मांग है कि ओबीसी कोटे में ही आरक्षण दे दिया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, कह रही है ये संभव नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पटेलों को आरक्षण क्यों मिले। ढाई लाख लोगों के अपार जनसमूह के बीच पटेल समाज के नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को चुनौती दी कि जब तक पटेलों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हार्दिक पटेल की रैली में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। कहा जा रहा है कि जिस जीएमडीसी ग्राउंड में ये रैली हो रही थी उसके बाहर करीब 70,000 लोग मौजूद थे। रैली में हार्दिक पटेल ने बिहार चुनाव से पहले जाति कार्ड खेला और कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी हमारे ही हैं। बिहार में नीतीश कुमार हमारा है, आंध्र प्रदेश में नहीं दिया, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पटेलों के आरक्षण की वकालत करते हुए हार्दिक ने गिना दिया कि देश की संसद में 117 सांसद हमारे हैं, इसलिए संसद पर भी हमारा हक होना चाहिए। हार्दिक ने चेतावनी भी दी कि अगर आरक्षण नहीं दिया तो 2017 में गुजरात में कमल नहीं खिलेगा। गुजरात में 20% लोग पाटीदार समुदाय से आते हैं। आरक्षण की मांग का कांग्रेस ने भी विरोध किया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है कि अगर जाट, पटेल और संपन्न समुदाय के लोग आरक्षण चाहते हैं तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार को आरक्षण से बाहर क्यों रखा जाए। यह वाकई आज पिछड़े हुए हैं। पाटीदार समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण चाहता है, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मांग पर सवाल खड़े कर चुकी है। सुप्रीम कोर्टના ચુકાદાઓના આધારે એસસી, એસટી અને ઓબીસીની અનામતની ટકાવારીમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકીએ તેમ નથી અને 50%થી વધારે અનામત નામદાર કોર્ટના ચુકાદાઓને કારણે આપી શકવાના પણ નથી। તે પણ આપ જાણો જ છો। આપની આ સરકાર એટલે જ અનામત મુદ્દે कोई ठाला वचन आपवा मांगती नहीं। पाटीदारों की आरक्षण की मांग 4 दशक पुरानी है, लेकिन हार्दिक ने उस आग को हवा दे दी है और अब ये आंदोलन गुजरात के चप्पे चप्पे में फैल चुका है। इस जीएमडीसी मैदान में आज सुबह सभा करने के बाद से और फिर उसके बाद से रैली निकालने के बाद से पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर चले। अब यहाँ पर 4 लोग धरने पर भी बैठे हैं, जिसमें कि एक हार्दिक पटेल है जो कि संयोजक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पटेलों को आखिर आरक्षण क्यों चाहिए। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पटेलों की एक मजबूत स्थिति है गुजरात में, लेकिन आज वो मांग रहे हैं आरक्षण। क्या वाकई में पटेल आरक्षण के हकदार हैं? इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ ओबीसी एकता मंच के अल्पेश ठाकुर हैं, प्रेसिडेंट हैं ये, और इनका और हार्दिक पटेल जो मुहिम चला रहे हैं, दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा है गुजरात में। इसके अलावा अली अनवर अंसारी साहब जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल साहब हैं यहाँ स्टूडियो में। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जाट रिजर्वेशन की जो पूरी मुहिम है उसके। और साथ ही स्टूडियो में दलित एक्सपर्ट चंद्रभान साहब भी हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान आगे जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अल्पेश ठाकुर साहब, आप लोग सीधे तलवारें खींचे हुए हैं आकार पटेल और पाटीदार समुदाय की इस मुहिम के साथ। आज हार्दिक पटेल ने बिल्कुल साफ कर दिया। हार्दिक पटेल ने कहा वो भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उनका हक है और उनको ये मिलना चाहिए, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? जिस तरह की मांगे हैं, बंधारण में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। बंधारण के प्राविधान के अंतर्गत
सामाजिक शैक्षणिक जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको आगे लाने के लिए ये अनामत दाखिल हुई और जो लोग सवर्ण जाति के हैं उन्हीं के खिलाफ तो ये अनामत दी है और वही लोग मांग रहे हैं। इनकी मांग ही गलत है, इस मांग में कोई तथ्य ही नहीं है और जिस तरह की ये भाषा यूज कर रहे हैं कि हम भैया इधर सीएम को भेज दो, पीएम को भेज दो, वरना हम ये कर देंगे। गुजरात के अंदर जिस तरह का अभी उन्होंने माहौल बनाया है, ये अनामत मांगने का तरीका नहीं है, ये अनामत रद्द करने का तरीका है उनका। और जिस तरह की वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये गुजरात की शांति के लिए बराबर नहीं है। मैं तो पूरे गुजरात को आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे गुजरात की सभी जातियां अपना संयम बनाए रखे, सभी जातियां मिल बांट कर रहे, क्योंकि ये मांग इनकी गलत है। इस मांग पे कोई सरकार भी नहीं दे सकती, कोई भी दे ही नहीं सकता। और गुजरात की सबसे समृद्ध जाति सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके खिलाफ जाता है। ठीक है अल्पेश ठाकुर साहब, और आप इसीलिए कह रहे हैं कि ये इस तरह से संपन्न है कि अगर ये इस तरह आरक्षण की मांग करते हैं और जो तरीके अपना रहे हैं वो किसी तरह सही नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। आपने जाट रिजर्वेशन का जो पूरा मुद्दा है इसको जोर शोर से आगे बढ़ाया, लेकिन आप जानते हैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का आदेश मिला कि संभव नहीं है। और अब इसके साथ तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हर समुदाय अब आरक्षण मांगेगा क्या? देखिए, जहां तक जाटों के आरक्षण की बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि जाट पहले से ही जो 9 राज्यों में हमें पिछले साल 4 मार्च को सेंट्रल लिस्ट में यानी केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था, उन सारे राज्यों में 9 के 9 राज्यों में हम पहले से ही स्टेट की लिस्ट में यानी कि राज्य की सूची में शामिल हैं। और राज्य की सूची में शामिल होना अपने आप में ही पिछड़ेपन को इंगित करता है, चिन्हित करता है। जहां तक ये ओबीसी की सारी श्रेणी का सवाल है, इसमें चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने किसान जातियां हों या किसान खेती पर निर्भर रहने वाली अन्य जातियां हों, उनके लिए ये ओबीसी कैटेगरी का प्रावधान करने की नीयत से मंडल कमीशन उस वक्त 79 में बनवाया था। पुष्पेंद्र जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल था, आप लोग ये लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, देखिए जो आप लोगों ने किया सुप्रीम कोर्ट में आपके हाथ निराशा लगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता इस देश में, और अब उसी राह पर पाटीदार समुदाय भी चलता हुआ नजर आ रहा है। सही मान रहे हैं आप जो ये कर रहा है पाटीदार समुदाय से? देखिए, किसान जातियां देश में चाहे कोई भी हो, चाहे वो पटेल पाटीदार हो गुजरात में, या आपके महाराष्ट्र में मराठे हों, या उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जाट हों, ये सारी की सारी जातियां किसान जातियां हैं। इनकी सबकी जमीनें बंट के बहुत कम जमीनें बाकी बची हैं, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन सेक्शन 15 और 16(4) में दिया गया है संविधान के, उसके सभी मानकों पे ये खरी उतरती हैं। तो अतः इनको जो है किसान जातियों के रूप में आरक्षण मिलना चाहिए। आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात, मेरा सवाल घूम फिर के वही आता है कि फिर कोर्ट इसे क्यों नहीं मानता? वो भी उच्चतम न्यायालय, वहां ये दलील क्यों नहीं मानी जाती? और जो भी फिर आप करें वो उसके खिलाफ ही जाता है। बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुजरात सरकार के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। हार्दिक पटेल इतना बड़ा एक अपने आप में एक शख्स बनकर उभरा है, इतने सारे पाटीदार समुदाय के लोग जिन्हें साथ लेकर, और सीधी चुनौती दी है आनंदीबेन पटेल की सरकार को कि आप मानिए वरना छीन कर लेंगे। नेहा जी, ये सही बात है कि जात का उन्माद जब उछलता है तो उससे समस्या होती ही होती है, क्योंकि जात को लेकर एक संवेदनशीलता होती है और लोगों को वो जोड़ने का एक बड़ा माध्यम हो जाता है। लेकिन कोई भी सरकार, सभ्य सरकार, कानून के दायरे में ही काम कर सकती है। भावनात्मक विषयों पे भावनात्मक प्रतिक्रिया किसी चुनी हुई सरकार की तो हो नहीं सकती। इस देश का कानून, जिसकी की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय करी है, उसके तहत कुछ चीजें स्पष्ट कर दी उन्होंने। 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, आरक्षण नहीं दे सकते, उसके ऊपर उन्होंने लिमिट लगा दी। दूसरा उन्होंने कहा 15(4) जो आर्टिकल 15(4) का था, उन्होंने कहा इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस ये क्राइटेरिया होंगे और इसके लिए एक कमीशन बैठेगा। और जब तक वो कमीशन ये ना मान ले कि इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड
कोई इकोनॉमिक कास्ट नहीं है, है, माफ कीजिएगा, तब तक होगा नहीं। इसमें आर्थिक नहीं है, ठीक है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक है। गलती ठीक है। हाँ, सुधार लिया अग्रीड मैंने। अग्रीड सुधार अग्रीड लिया। मेरे स्लिप ऑफ टंग। ठीक जी है। जी हाँ, स्लिप ऑफ टंग नहीं सुधांशु जी, वो educational सब और तो social ठीक है, वो backwardness। सब जानते जी। हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, ये गुजरात सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आज हार्दिक पटेल के तेवर आपने देखे, उन्होंने साफ किया, राज्य सरकार केंद्र सरकार पटेलों के बूते बनती हैं और कमल नहीं खिलेगा 2017 में अगर उनकी बात नहीं मानी गई। नेहा जी, ये भाषा मैंने राजस्थान में बहुत सुनी थी जब राजपूतों को के आरक्षण को लेके एक बड़ा वहां पे आंदोलन हुआ था। ब्राह्मणों के आरक्षण को लेके मैंने आंदोलन में इसलिए ये भाषा सुनी है मैंने। इस भाषा से चिंता भी होती है, ये भी नहीं है कि चिंता नहीं हो, क्योंकि अगर एक बड़ा समुदाय भावनात्मक तौर से किसी विषय से जुड़ता है और उसमें सरकार को गले में खड़ा जाता है तो चिंता होती है। लेकिन मुझे लगता है आखिर में इस विषय की कानूनी पक्ष को समझते हुए लोग समझ जाते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, लेकिन ये सारी भाषा सुनने के बाद भी भाजपा का कमल खिलता रहा 2003-2004 में भी। सुधांशु जी, आप और कह रहे यहाँ हैं पे भी चिंता कमल होती खिलेगा है, क्योंकि लेकिन अंततः लोग समझेंगे। लेकिन अभी वो तेवर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं और कई वर्षों से जो मांग बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, उसको उभारने का काम हार्दिक पटेल ने यहाँ किया है। मेरे साथ यहाँ पर अली अनवर साहब भी मौजूद हैं जेडीयू से। अली अनवर जी, ये जो पाटीदार के आरक्षण का जो पूरा मामला है, देखिए हार्दिक पटेल ने आज इसमें जाति कार्ड भी खेल दिया। बिहार चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने कहा नीतीश कुमार भी हमारे हैं। कैसे देख रहे हैं जो पूरी एक तरह से गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं हार्दिक पटेल? राजनीतिक शख्स नहीं है, लेकिन तेवर पूरी तरह से वही दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हार्दिक पटेल जी और उनके साथियों को हम हार्दिक बधाई देते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि इस 22 साल के नौजवान ने गुजरात को धार्मिक ध्रुवीकरण के दौर से निकाल करके सामाजिक मुद्दे पर एक आंदोलन की शुरुआत की है। जहां तक बात है आनंदी पटेल जी और हमारे मित्र सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं 50% आरक्षण। अरे भाई, तमिलनाडु में तो 69% आरक्षण है और राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है। और संविधान में कहीं ये बात नहीं है कि इतना ही परसेंट आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी और कई फैसले हैं और 50% रिजर्वेशन कि आपको आप दे देनी चाहिए। 50% से ऊपर नहीं जा सकता अली अनवर जी, ये तो और सुप्रीम हम कोर्ट ने बता कहा रहे है। हैं मैडम, देखिए की बातें कर रहे हैं अली अनवर साहब। ठीक है, अरे ये कोई ब्रह्मलेख है, की बातें कर रहे ये हैं। कोई ब्रह्मलेख है, पूरी तरह से गीता आप- और पुराण का वाक्य है। अरे गीता और आप पुराण जो का है वाक्य पर आप नहीं है। देखिए तो सही। नहीं, लेकिन अली कैसा अनवर जी, कैसे पाटीदार पिछड़ा हुआ उच्चतम है। न्यायालय की कोई नहीं, स्टैंडिंग नहीं, है या नहीं है? उनके पास है। आरक्षण के मसले सभी पर इंडस्ट्रीज उनके पास है। पूरे कैसे आप कोई गतिविधि करेगा तो आप उसको दे दोगे क्या? केरला में भी ये इससे किस ज्यादा तरह की बातें कर रहे रिजर्वेशन हैं है। आप? नहीं, इसका ये मतलब कैसे ये नहीं है है? अली अनवर जी। दूसरे राज्यों का हवाला देखिए मत तमिलनाडु दीजिए। में तो फिर पहले से से विचार था, करने की जरूरत सुप्रीम है। कोर्ट का फैसला आप आने से गुजरात की पहले बात कीजिए, तमिलनाडु अली में अनवर था। मामले और अली को- अनवर जी, मैं आपको बता दूं, ये जाट और पूरे मराठाओं का मामले जो को आरक्षण की बात हुई सर, उसको मुझे स्ट्राइक डाउन कर दिया दिया सुप्रीम जाए। कोर्ट ने। उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जाट और मराठा जो ताजा आंदोलन जिसने अली गति अनवर पकड़ी साहब, थी। आप ये ये बताइए, पूरे क्या मामले आप बंधारण को मानते कि फिर नहीं से मानते? विचार करने की जरूरत है। अच्छा, पूरे मामले पर फिर से नए किस चीज लोग का विचार करना आ है? रहे हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति तो पहले आरक्षण में नहीं थी। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति देखिए भैया, तो हमें पहले आपकी आरक्षण में पॉलिटिक्स नहीं से थी। कुछ लेना देना नहीं इन्होंने है। कैसे हम करा तो दिया अपनी आरक्षण? आप ओबीसी कह की रहे हैं बात फिर रखते से इस हैं। पर विचार होना चाहिए। आप मेरे साथ अपनी यहाँ पॉलिटिक्स पर कीजिए। पाटीदार फिर अनामत से आंदोलन विचार करने समिति की के जरूरत है। स्पोक्स पर्सन चिराग पटेल मौजूद हैं। चिराग, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जो बात यहाँ पर अली अनवर अंसारी साहब ने कही है, मैं जल्दी से उस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। मेरे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल मौजूद है। आकार जी, अली अनवर की बात को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं पुनर्विचार होना चाहिए, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, बावजूद इसके कि पाटीदार समुदाय की जो एक स्टैंडिंग है गुजरात में, या कुछ लोग उसको संपन्नता भी कहेंगे, उसे देखते हुए क्या इस समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए? आकार जी। मेरे नजदीक नहीं मिलना चाहिए।
किसी भी दृष्टि से पाटीदार समाज जो है वो पिछड़ा नहीं है। पाटीदार लफ्ज के मायने जमींदार, जो शख्स जमीन खुद की जमीन हो जिसकी, उसे पाटीदार कहते हैं। ये वो लोग हैं जो 150-200 साल से अंग्रेजों के साथ पूरी दुनिया घूमे हैं। कहां पर भी वो गए हो, या उन्होंने कोई व्यवसाय किया हो या उन्होंने खेती की हो, उन्होंने ये ठीक ढंग से किया है, पैसे उन्होंने बनाए हैं। कोई भी दृष्टि से हम ये नहीं कह सकते कि वो पिछड़े हैं। तो ये मांग बिल्कुल फजूल है। सरकार को अपने घुटने टेकने नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि पटेल जो हैं वो भाजपा के साथ बहुत अरसे से जुड़े हैं, 20 साल से। आप देखें तो 121 जो भाजपा के जो एमएलए है, 44 पाटीदार हैं उनमें से। बिल्कुल, और आकार जी इसीलिए स्थिति बीजेपी के लिए ना बड़ी मुश्किल भरी हो जाती है। ठीक है, आप कह रहे हैं इतने वक्त तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं तो कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे। और जहां तक आरक्षण की बात है, ऐसी हालत नहीं है पटेल समुदाय की कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ चिराग पटेल मौजूद हैं इस चर्चा में। चिराग, तमाम पैनलिस्ट जिनसे बात हुई वो यही कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं है पटेल समुदाय की कि आपको आरक्षण दिया जाए। क्या कहेंगे आप? अभी तो क्या गिनती के बेच पे आरक्षण देना क्या सही है? पटेदार समाज में भी 10% लोग सुखी है, बाकी 90% लोग अभी भी उनको आरक्षण की जरूरत है। कई घर तो ऐसे है कि सुबह शाम उसके घर पे चूल्हा जलना भी मुश्किल है। तो क्या कोई जाति के आधार पर कोई पाटीदार में जन्म लेता है और उसको आरक्षण नहीं देना, क्या ये सही है पूरे देश में या गुजरात में? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास आगे इस पर, क्योंकि ये इतना सरल मामला नहीं है, वो आप भी समझ रहे हैं। चंद्रभान साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है। चंद्रभान जी, आपकी टिप्पणी, जो बात यहाँ पर चिराग ने कही, 90% पाटीदार समुदाय के लोग अब भी बुरी हालत में, क्यों ना दिया जाए उनको आरक्षण? मैडम, आरक्षण का जो मूल कारण है कि यदि किसी जातीय समूह को जातीय समाज ने जबरदस्ती पढ़ने लिखने से रोका है तो उसे आरक्षण देकर के मुख्य धारा में लाना है। पटेल जाति गुजरात में, जहां तक मेरी जानकारी है, आरक्षण के खिलाफ 1985 में सबसे बड़ा आंदोलन छिड़ी थी। और गुजरात मात्र एक ऐसा राज्य है जहां आरक्षण विरोधी आंदोलन गांवों तक पहुंचा, 100 लोग से ऊपर मर गए। और जहां तक गुजरात पटेलों के पिछड़ेपन की बात है, गुजरात में एक सिंपल सी कहावत है, जो चीज आपकी नहीं वो पटेल की। जमीन जायदाद, बिल्डिंग, दुकान, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, सब कुछ, आसमान, पृथ्वी, समुद्र, सब पर पटेल समाज का आधिपत्य है। और जो लैंग्वेज बोल रहे थे पटेल आरक्षण के लीडर, यही लैंग्वेज पटेल समाज के लोग गांव में बोलते हैं। दलितों को इंसान नहीं समझते हैं और ये बोल रहे हैं कि हम पिछड़ गए, हमें आरक्षण चाहिए। चलिए, एक बात तो सिद्ध हुई कि अब पटेल समाज मेरिट की बात नहीं करेगा। पटेल समाज, ये बहुत अहम सवाल है कि अगर आपकी हालत उतनी खराब नहीं है, आप पढ़ लिख सकते हैं, तो फिर आरक्षण की बैसाखी क्यों चाहिए? मतलब मेरिट अब गौण हो जाता है, अब हर तबके को आरक्षण चाहिए। चिराग, पहले आपने इस बात का जिक्र किया कि पाटीदार समुदाय के 90% लोग जो हैं वो खराब हालत में हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये किस तरह से हो गया? क्योंकि जो आपकी आबादी है 20% गुजरात की, प्रदेश की अगर बात की जाए, सीएम समेत 42 विधायक जो हैं पाटीदार समुदाय से आते हैं, राज्य सरकार के 7 मंत्री आपके समुदाय से आते हैं, 40 में से 6 सांसद लोकसभा के आपके समुदाय से आते हैं, अभी तक 4 पटेल सीएम रह चुके हैं गुजरात के। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग पिछड़े हैं। कोई क्या राजनीति में कोई आगे होने से, कोई जाति का आगे होने से क्या जाति को जरूरत नहीं होती है? पिछले 15 साल से हमारे खेडूत भाई का लड़का पढ़ाई करके डोनेशन देता है, फिर डोनेशन देने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर गरीबी हो गई जा। हमारे समाज के लोग एक बदतर दिन भर दिन गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए ये आज रैली अहमदाबाद में हुए ना, वो कभी ऐसी रैली नहीं हुए, कोई समुदाय की इतनी बड़ी रैली नहीं हुए। ये रैली स्वयंभू है और ये युवाओं का आक्रोश है, इस सिस्टम के विरुद्ध आक्रोश है, इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या। साहब, आप बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के बावजूद डोनेशन, ये तो तकरीबन हर जगह होता है। आजकल के कई छात्रों को ये फेस करना पड़ रहा है। आकार पटेल साहब, क्या ये सिर्फ पाटीदार समुदाय के साथ ही हो रहा है?
ये तो तकरीबन नहीं, बहुत वही सारे तो बच्चों के डोनेशन साथ देने इसी के तरह की स्थिति है। मेरी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ मेरिट पे वही हम तो बात करेंगे या हर समस्या का जिस तरह की समाधान ये बात आरक्षण कर रहे होगा? हैं, आकार जी देखिए ये जिस तरह की वही तो बातें कर रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं मैं डोनेशन नहीं, देके जिस भी तरह नौकरी की नहीं बात मिल ही रही है। गलत है इनकी, कारण इनका मुद्दा ही गलत है। 80% वालों को भी इनका नौकरी नहीं मुद्दा मिल ही रही गलत है। ये जो और मांग अनामत कर वाले रहे को हैं, मांग ही 45% इनकी वाले को झूठी है। नौकरी मिल रही है। हमें पाटीदार उनका विरोध समाज नहीं है। गुजरात का सबसे 45% समृद्ध वाले को समाज है नौकरी मिले उसका और विरोध इनकी नहीं मांग है ही हमें, गलत है ये। मगर हमारे पाटीदार का नहीं, लड़का नहीं, एक गरीब आप- खेडूत का आप लड़के को हमारा विरोध करो या ना 90% करो। वाले लड़के को नौकरी नहीं मिले उसका विरोध है हमें। ठीक है, चलिए एक मिनट। उन्होंने आकार सही पटेल बोला, जी, एक ही लड़का गरीब है। आकार एक ही पटेल लड़का गरीब है जी, भाई, जो बात चिराग चिराग भाई। पटेल कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? वो नहीं, नौकरियों की बात जिस कर तरह रहे की बातें हैं, कर रहे हैं, शैक्षणिक ये संस्थानों उदाहरण में दे रहा हूं मौका भाई न मिलने साहब। की बात कर रहे हैं। एक लड़के का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। गांव में हर खेडूत का लड़के को ये परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन ठीक है हो रहा है। चिराग जी, आपने अपनी बात गुजरात में रखी, पाटीदार मैं लोग आऊंगी कभी अल्पेश जी आपके पास नहीं आऊंगी। आए। एक मिनट, मुझे गुजरात आकार जी के में पास जाने पाटीदार दीजिए। सड़कों पे नहीं आए। अल्पेश जी, चिराग जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी। एक मिनट अल्पेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। आकार जी, इस बात का क्या जवाब है जो बार बार चिराग रख रहे हैं सामने कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद भी गरीबी बहुत ज्यादा पाटीदार समुदाय में आ गई है? ये 90% का नंबर बिल्कुल झूठ है और कोई भी सर्वे कोई भी सेंसस इसे साबित कर देगा। दूसरी बात यह कि पटेल समुदाय वो समुदाय है जो खुद के बल पर स्कूलें बना सकती हैं, कॉलेजें बना सकती हैं। वो लोग बनाते हैं मोटेल और मंदिरें, ये सब काम करने के बजाय आके गुजरात में थोड़े इंस्टीट्यूशंस खोलें, अपने समुदाय का जो हक है वो खुद वो निभाएं। पाटीदार समाज ये कोई गई गुजरी गरीब कौम नहीं है, तो इन लोगों का सरकार के पास मदद मांगना मैं मानता हूं बिल्कुल ठीक नहीं। चिराग जी, बहुत संक्षेप में आपका जवाब। नहीं, अल्पेश जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि हर नहीं, समाज में गरीब आकार होते पटेल हैं आपसे और इतने मुखातिब बड़े थे। आप बोल रहे आप बोल रहे हैं कि पटेल समाज में, हाँ हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि 10% लोग अमीर है, बहुत अमीर है, मगर पीछे भी देखिए पाटीदार समाज में 90% लोग गरीब है और उनके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं तो इसका तरीका सिर्फ आरक्षण है सुधांशु मित्तल जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने तक ये मामले गए हैं। क्या ये इतना आसान है मैं आपके माध्यम से कि आप सीधे इस पर आरक्षण की बात कर लें? आपको आरक्षण लेना है चिराग भाई, आरक्षण लेना है तो नहीं, देखिए आरक्षण लेना है उनको तो जाए सरकार के पास, बख्शीबंद कमीशन में जाए, सर्वे करवाए, सर्वे करने के बाद अगर उनको मिलता है तो वेलकम करते हैं। पर उनका जो तरीका है, अरे वेलकम कर रहे हैं, संविधान में लिखा है कि गौचर की जमीन नहीं बेची जाती है, संविधान में लिखा है कि गौचर की जमीन नहीं बेची जाती है। नहीं चिराग, आप बार बार संविधान को कोट कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में कोई चीज है उसे आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है चिराग, रखिए आपने अपनी बात। सुधांशु जी, आप सुन रहे हैं, ये जो तेवर है ये बिल्कुल नरम नहीं हो रहे हैं और ऐसे में ये अपने आप में काफी जटिल समस्या हो जाती है, क्योंकि ओबीसी एकता मंच से जो यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद हैं वो भी साफ कर रहे हैं कि किसी हालत में पाटीदार समुदाय ओबीसी के भीतर आरक्षण के लिए तो क्वालिफाई नहीं करता। सुधांशु जी। नेहा जी, इसमें दो प्रश्न हैं जिसको हमें देखना चाहिए। आती हूँ अल्पेश जी, कि क्या पाटीदार समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, है ना, एक तो प्रश्न चिन्ह है। दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है कि क्या उनको मिल सकता है। तो आज की स्थिति में जो कानून की आज के दिन स्थिति है उसमें तो मिल नहीं सकता, क्योंकि 340 धारा के तहत सबसे पहले तो कमीशन एक अपॉइंट होता है, उस कमीशन के साथ ने इनको जाना, और कमीशन जब तक ये ना कहे कि इनको मिल सकता है तब तक तो कोई दे ही नहीं सकता। ये तो हमारा संविधान है और संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, उस संविधान को जब इंटरप्रेट करा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिमिटेशंस लगा दिए। तो चाहे वही संविधान की तो मैं बात कर रहा हूँ, जाना चाहता, एक सेकंड जी मैं खत्म कर लूं भाई साहब, वही संविधान की तो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात कर लीजिए। जमीन गुजरात में भाई साहब मैं अपनी बात खत्म कर लूं, संविधान में लिखा है कि गौचर की जमीन पे बांध का तालाब है, वहाँ अपनी बात खत्म कर उसके ऊपर बिल्डिंगें नहीं बन सकती। अजय मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए, दिख रहा है तो कहाँ से संविधान बदल दिया? मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना। सुधांशु जी बोलिए संक्षेप में बोलने दीजिए। अच्छा, मेरा अभी अनवर अली जी जो है, अनवर अली जी इसकी हिमायत कर रहे थे, बड़ी तारीफें भी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई 70% और ये और सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। अली अनवर जी, आप तो जेडीयू के, मैं मानता हूं कि आपको कानून से कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं और संविधान से नहीं लेना, कोई बात नहीं।
भाई आपकी तो सत्ता है, कर दीजिए ना 70% आरक्षण, जाटों को अपने यहाँ दे दीजिए, जितने भी जाट है वहां पे वो भी तो बैकवर्ड है ना, दे दीजिए। अली अनवर जी, बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी, फिर मुझे पुष्पेंद्र जी के पास जाना है। खाने के और अली अनवर जी मुझे बोलने दीजिएगा, आती हूँ जी अल्पेश जी आऊंगी, एक मिनट, सीधा सवाल अली अनवर जी से था इसीलिए जी। देखिए सुधांशु जी, नेहा जी सुधांशु जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के, दलित के, माइनॉरिटी के कितने जजेज हैं? सर, अगर रिजर्वेशन नहीं, हम तो कहते हैं कि वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे आप अपने वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आपके राज्य में किसने रोका है आपको? नहीं, रोज जो लोग नए शामिल हो रहे हैं, भाई आप अरे अली अनवर जी, कितनों को आरक्षण देंगे आप? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, जाट, पाटीदार समुदाय, फिर मैं कहती हूँ मेरिट कहाँ गई सर? नहीं मिलना चाहिए। फिर मेरिट कहाँ गई बताइए अली अनवर जी? ये देश इसी तरह क्या इसी को सोचकर आरक्षण के बारे में सोचा गया था क्या यही आरक्षण इस पर कहीं रोक नहीं लगेगी? पहली बात यह कि दलितों को ओबीसी के साथ जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि देश भर में ओबीसी के लोग दलितों को तंग करते हैं, इसलिए दलितों और ओबीसी को अलग रखिए आप पूरे मामले पर। तो उच्चतम न्यायालय ने विचार किया ना, इसको क्यों नहीं सर कैसे बात कर रहे हैं? जुडिशरी क्या एक अहम हिस्सा नहीं है इस देश का? अली अनवर शाह, अल्पेश जी पॉलिटिक्स मत कीजिए। हाँ अल्पेश जी बोलिए, गुजरात की बात हो रही है। ठीक है मैं आती हूँ पुष्पेंद्र जी, मुझे अल्पेश जी बोलिए। जी सर, ये अली अनवर शाह सुनिए, देखिए गुजरात के अंदर आप सर्वे करवाइए, बिल्डर जो है कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, कॉलेजें किसकी है, जमीनें किसके पास है, यूएसए में कितने लोग हैं, पूरे वर्ल्ड का मोस्ट रीचेबल पर्सन कौन है। ये गुजरात के अंदर सबसे बड़ी आबादी जो सुखी संपन्न है वो पाटीदार है। और आपको बता दूं गुजरात में 12% पाटीदार है, और आप जो बोल रहे हैं 20% लोग पाटीदार लोग अमीर है तो उनको सरकार की मेहरबानी नहीं है, तो उन्होंने अपने आप चाहिए। चिराग भाई सुन लीजिए, सरकार आप ही की है, चिराग भाई सरकार आप ही की है, आप सुन लीजिए, चिराग भाई आप सुन लीजिए, सरकार आप ही की है, सरकार आप ही की है, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको आरक्षण चाहिए, देखिए परेशानी किससे है? गुजरात मॉडल से? देखिए पॉलिटिक्स मत कीजिए, नरेंद्र मोदी उसको लेकर कुछ करते थे, अगर आपको पॉलिटिक्स पर आपकी समस्या है या इस बात पर है कि पटेलों को आरक्षण मॉडल लगाए रखे हैं ना। गुजरात में 7,000 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 4500 किसान पाटीदार है। चिराग जी मेरा सीधा सवाल है, इसका मतलब हर चीज का जवाब आरक्षण नहीं होता। देखिए सवाल यहाँ पर ये है, ये देख रहे हैं ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है कि आप अपने समुदाय को कमजोर मानते हैं। एक संस्था है, उच्चतम न्यायालय तक बात जा रही है, आप उसे मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे हर जगह राज्य सरकार को आम ट्विस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। सुनिए मेरी बात सुनिए, पाटीदार समाज को भीख मांगने के लिए नहीं निकला है, नहीं पाया। अली अनवर जी, चिराग जी, अल्पेश जी, एक मिनट लेने आ गए। ठीक है अली अनवर ठीक है, अली अनवर जी नौजवानों में आक्रोश है, देखिए उनको रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है अली अनवर जी वो ठीक है, पर उसका हर चीज का समस्या का समाधान आरक्षण नहीं है। अब तक आरक्षण रहा, कितना फायदा मिल पाया उसका? जो ओबीसी के आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, पाटीदार की समाज की बात करें तो अली अनवर जी जरा एक मिनट मौका दीजिए। जो ओबीसी के आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, आरक्षण मिल रहा है तो उसके अंदर क्रीमी लेयर का प्रावधान भी दिया गया है। क्रीमी लेयर के तहत यदि कोई पटेल ज्यादा संपन्न होगा या कोई जाट ज्यादा संपन्न होगा, वो उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। पहली बात तो है ये। दूसरी बात जो सुधांशु मित्तल जी ने कही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की या संविधान की, संविधान भी जो है 100 बार बदला गया है, अमेंडमेंट हुए हैं, और शाहबानो केस आपको याद दिला दूं तो उसको भी पलटने का काम जो है संसद ने किया है। तीसरी चीज जो मैं यहां रखना चाहता हूं, ये जो आपकी एससी की लिस्ट है, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, इन तमाम लोगों को स्टेट के आधार पर ही यूनिट मानते हुए जो स्टेट में पिछड़ा है उसको हर जगह पिछड़ा या हर जगह अल्पसंख्यक SC ST कैटेगराइज किया जाता है।
लेकिन जहां तक ओबीसी का सवाल है, इसमें बड़ा भारी अन्याय हो रहा है कि स्टेट में जैसे जाट जाति 9 के 9 राज्यों में इनमें पिछड़ी थी, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करने का काम किया। और उस सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, सुधांशु मित्तल जी मैं बता दूं, उन्होंने केवल एक ही बात कही कि साहब आपके आंकड़े पुराने हैं। जब 1931 के आंकड़े के आधार पर मंडल आयोग 1980 में रिपोर्ट देता है और सन 93 में जाकर के जो है तमाम जो है इसको लागू किया जाता है, यानी लगभग 60-62 साल बाद लागू किया जाता है, तो 10-12 साल 15 साल पुराने आंकड़े जाट समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए पुराने हो गए। तो ये गलत बात है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, जाट मांगते हैं, पाटीदार समुदाय मांगता है, राजपूत ब्राह्मण अगर सब मांगेंगे इस तरह आरक्षण, मैं ये कहती हूँ कि आपकी विधा, आपकी मेरिट कहाँ जाएगी? ये देश सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के टुकड़ों में बंटकर रह जाएगा। क्या वैसा देश हम देखना चाहते हैं? और वो भी युवा जब आरक्षण की बात करें तो ये बहुत कुछ कहता है हमारी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। वक्त मेरे पास कम है। चिराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसका सीधा जवाब। 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने जब 27% ओबीसी आरक्षण गुजरात में लागू किया था, उस वक्त सबसे ज्यादा विरोध आप ही के समाज ने किया था। और आज विडंबना देखिए, आप ही लोगों को वो आरक्षण चाहिए जिसके पुरजोर विरोधी आप थे। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर आप लोगों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है गुजरात में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और बाकी समुदायों को जो आरक्षण का फायदा गुजरात में मिला है, वो एक तरह से आपके इस वर्चस्व को खतरा पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि आप लोग आरक्षण का राग अलाप रहे हैं। देश ने एक बार गलती की है, जब भारत देश आजाद हुआ तब सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना के देश के एक बार गलती की है, वो गलती दोबारा ना हो। मेरा सीधा सवाल था चिराग, आप उसका जवाब दीजिए। ये बात तो हार्दिक पटेल कह चुके हैं। बोलिए। मैंने आपसे ये पूछा, 1985 में जिस आरक्षण का आपने विरोध किया, जिसे आप बाहर करके फेंक देना चाहते थे गुजरात से, आज आपको वही चाहिए, बावजूद इसके कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर आप लोगों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे वही आरक्षण 10% था और माधव सिंह सोलंकी ने उसे बढ़ाकर 27% पे ले गए। उस टाइम हमने विरोध किया था कि आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए, फिर भी माधव सिंह सोलंकी ने रिजाइन किया और आरक्षण बढ़ाया। यही तो फिर क्या परिस्थिति हुई पिछले 10-20 साल से पाटीदार समाज के खेडूत आत्महत्या कर रहे हैं, खेती में मुनाफा नहीं हो रहा है, जो भी बचता है क्या इन सब चीजों का जवाब आरक्षण है? जा रहा है। अगर आत्महत्याएं हो रही है जो दुखद है, अगर नौकरियां नहीं मिल रही है जो कि खराब चीज है युवा के लिए, तो क्या आरक्षण से समस्या सुलझेगी? चंद्रभान साहब, वक्त मेरे पास कम है, इस स्थिति को हम कैसे समझें? ये एक विडंबना ही है। बिल्कुल ये डिबेट चलती रहेगी। और जैसा कि पटेल समाज के नेता कह रहे हैं कि 90% पटेलों की हालत बहुत खराब है, तो मेरा तो यही निवेदन है कि पूरे देश में सब लोग एक एक रोटी, एक एक रुपया इकट्ठा करके गुजरात में पटेल समाज को भेजें। वो ब्रेड भेजें, चीनी भेजें, चाय भेजें। पटेल समाज को एक मर रहे हैं उनको चाहिए। अरे भाई, आपको जरूरत है, जो छीन लेंगे लोग जो हमारे समाज में हम छीन लेंगे। आप सबको ले सकते हैं, हमें एक समाज का हमारा हल्का है क्या? हमें कंडक्ट है गुजरात में और एल्सवेयर, ये तो हमें बिल्कुल चाहिए, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन सुधांशु जी माफ कीजिएगा नहीं आ पाऊंगे आपके पास, लेकिन ये बड़ी चुनौती है। आगे भी इस पे डिबेट्स होती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी और सवाल यही उठेगा कि किस किस को इस देश में आरक्षण दिया जाएगा। 60-65 साल से आरक्षण चल रहा है, अब भी हर समुदाय अगर आरक्षण की मांग करेगा तो भूल जाइए कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में मेरिट के लिए कहीं भी कोई जगह बच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।